नमस्कार दोस्तों। देखिए स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हार्ड एंड डीप फिज़िक्स विद हरदीप सर। देखिए बच्चों, हम +2 का जो हमारा लेक्चर चल रहा था आरबीएसई सीबीएसई बोर्ड का, वो हम 2 लेक्चर उसके पढ़ चुके हैं और आज देखिए बच्चों हम तीसरा लेक्चर शुरू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको हर बार जैसे बताते रहे हैं, आज भी पिछले लेक्चर का रिवाइज़ जैसे हम करवाते रहे हैं, तो आज भी सबसे पहले हम इसका जो लेक्चर नंबर 2 है, हम दूसरे लेक्चर के बारे में, जो हमने +2 का दूसरा लेक्चर पहले पढ़ा था, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम का नियम क्या है, सीधी सी बात है, कोई भी 2 आवेश हैं Q1 और Q2, 2 चार्ज हैं आपके पास। दोनों चार्जेस को, दोनों आवेशों को मैं एक दूसरे से r दूरी पे रख देता हूँ, तो उनके बीच में लगता है बल, उनके बीच में लगता है फोर्स। वो बल क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणा के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आप गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ते हो बेटा, तो वो क्या होता है, सेम होता है, वो m1 m2 के समानुपाती होता है, लेकिन दूरी के तो व्युत्क्रमानुपाती ही होता है r² के। यहाँ पर देखिए बेटा, जो हमारे पास m1 m2 है उसकी जगह क्या है, Q1 Q2। m1 m2 द्रव्यमान होते हैं वहाँ, यहाँ पर Q1 Q2 क्या है, आवेश हैं। तो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। अब इन दोनों को कंबाइंड कर दीजिए बेटा। जब आप इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो ये बनेगा, और यहाँ से जब समानुपाती का निशान हटाओगे तो समानुपाती का निशान हटाते क्या बनेगा, ये बन जाएगा K Q1 Q2/r²। जो K होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन 0 होता है, इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता 8.8541 गुणा 10⁻⁻12। अब इसका मात्रक निकालते हैं। देखिए, और K की वैल्यू तो होती है ये 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। कैसे आया, देखिए K का मात्रक यहाँ से, देखिए K की वैल्यू निकाल लीजिए। आपको दिख रहा है K की वैल्यू आएगी FR² Q1 Q2 आएगी ना। अब देखिए मात्रक लिखना है तो बड़ा सिंपल है, F का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, r² का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। नीचे 2 कूलाम है, एक कूलाम गुणा दूसरा कूलाम, कूलाम गुणा कूलाम, कूलाम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे K आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि एप्सिलॉन 0 क्या है, K का बिल्कुल उल्टा है ना, इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर था, इसका कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि मात्रक जो है, इसकी जो आपकी यूनिट हैं वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी, बिल्कुल पलट जाएंगी। अब देखिए, अब बात की थी हमने कि एप्सिलॉन 0 की हम डायमेंशन कैसे लिखते हैं। तो देखिए कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है, तो हम उसको लिख लेते हैं कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख लिया। अब आपको पता है करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि आवेश बटे समय। तो यहाँ से Q निकल जाएगा, QIT आ गया, Q का कूलाम हो गया, I का एम्पियर हो गया, S का सेकंड हो गया। तो एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं कूलाम को, तो कूलाम को लिख दिया एम्पियर सेकंड। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए स्क्वायर है, तो एम्पियर सेकंड की स्क्वायर होगी। न्यूटन क्या होता है, F बराबर M में, और M द्रव्यमान होता है किलोग्राम, त्वरण होता है A मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको क्या लिख दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको लिख दिया एम्पियर सेकंड मीटर स्क्वायर। इसको पूरा काट पीट के सॉल्व करोगे ये बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी M-1 L-3 T4 A2, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक तो होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन 0 होती है निर्वात की विद्युतशीलता। इन दोनों का अनुपात होता है, इन दोनों का रेशो होता है एप्सिलॉन r, जिसको परावैद्युतांक या रिलेटिव परमिटिविटी या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो कुछ भी नहीं था इसमें, एप्सिलॉन r एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। अब एप्सिलॉन r की वैल्यू ध्यान रखना है, पानी के लिए 80 होती है, फिर एप्सिलॉन r की वैल्यू जो होती है पानी के लिए 80 होती है, एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 होती है निर्वात के लिए, ठीक है। एप्सिलॉन r की वैल्यू अनंत होती है किसके लिए, धातुओं के लिए, ठीक है ना, धातुओं के लिए। अब देखिए हमने बल पढ़ा, बल क्या पढ़ा अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1
Q2 बटे आर स्क्वायर, ये बल पड़ा ना हमने। अब देखिए ये तो बात तब थी जब निर्वात था, लेकिन जब माध्यम में जाते हो तो ये जो एप्सिलॉन जीरो है ना बेटा, ये एप्सिलॉन हो जाता है। और एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। इसको फिर क्या रख देते हैं? एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर रख देते हैं एप्सिलॉन को। जब ये रखते हैं तो बन जाता है ये, है ना। अब देखिए इसके अंदर इतना इतना देखिए 4 पाई, यानी कि एप्सिलॉन आर को छोड़ के बाकी सारा, ये क्या है? निर्वात में बल है। जब दो आवेश पड़े हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच में कोई हवा नहीं है, निर्वात है, तो इनकी आर दूरी है, इनके बीच में जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? इतना लगेगा। इसको F0 कह दें तो इसका मतलब ये क्या हो गया? F0 बटे एप्सिलॉन आर। यानी कि निर्वात में जो बल लगता है उसका 1 बटे एप्सिलॉन आर गुणा बल लगता है किसके अंदर? किसी परावैद्युतांक माध्यम में, यानी कि परावैद्युतांक माध्यम में बल कम हो जाता है। कितना? 1 बटे एप्सिलॉन आर। अब देखिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको मैंने रटा दी है। अब देखिए धातुओं के लिए ये अनंत होती है, तो धातुओं के लिए जब दो द्रव्यमानों के बीच में धातु रख दो तो Fm क्या हो जाएगा? F0 बटा अनंत हो गया। अब अनंत हो गया बटे में, तो आंसर क्या आ गया? 0। इसका मतलब किसी भी माध्यम के अंदर जो बल लगता है वो 0 लगता है, ठीक है। वही लिखा है। निर्वात के लिए देखिए 1, मेटल धातुओं के लिए अनंत, और वाटर के लिए 80 होता है। अब देखिए वही दो आवेशों के मध्य धातु रखे तो कितना लगेगा? अनंत। एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन अनंत है तो बल 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन दिया था, अब अगला लेक्चर शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन दिया था और मैंने बोला था क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करना, ठीक है। तो वो अलग बात है कि एक बच्चे ने सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, उसने डाउट भी पूछा था। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है देखो, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ सीधा ही। कोई भी मेरे पास क्या है, एक मुझे क्या दे रखा है? एक स्क्वायर दे रखा है, और उस स्क्वायर के उस वर्ग के चारों कोनों के ऊपर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। इसकी जो भुजा है सारी वो ए चौड़ाई की भुजा है, सारी की सारी साइड्स क्या हैं? ए हैं, ठीक है ना। फिर क्या कहता है? इसका जो बात समझनी है वो ध्यान देना। इसका जो सेंटर है, बिल्कुल केंद्र, कहने का मतलब अगर यहाँ से चलें तो a/2, और अगर यहाँ से चलें तो भी a/2, यानी कि पूरा जो सेंटर है, तो ये कितना होगा? ये भी a/2, ये भी a/2। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको O नाम दे दें और इसको कोई और नाम दे दे तो ये डिस्टेंस क्या होगी? अब देखिए ये कौन सा त्रिभुज बन गया? ये वाला। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या है? आधार। ये क्या है? लंब। यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या होता है? कर्ण आ जाता है। तो यहाँ से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, क्या होता है? √a/2 की स्क्वायर, समझ गए? इसकी स्क्वायर प्लस ये भी a/2 है, a/2 की स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमें समझना है, देखिए कहते हैं कि इस सेंटर के ऊपर क्या रखा जाए, यहाँ पर कितना चार्ज रखा जाए? कैपिटल Q मान लूँ कि ये पूरा सिस्टम जो है, पूरा जो निकाय है, कितना आवेश रखें? साम्यावस्था में चला जाए। अब निकाय की साम्यावस्था क्या होती है कि किसी भी आवेश पर कुल बल 0 लगना चाहिए। अब देखो ये आवेश ले लो आप, इस आवेश पर कितने बल लगेंगे? एक तो ये वाला प्लस Q इसको दूर धकेलेगा, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस प्रतिकर्षण, ये इसको दूर धकेलेगा। फिर ये वाला प्लस Q इसको दूर धकेलेगा, समझ गए? यानी कि दोनों प्लस Q इसको दूर धकेलेंगे, ठीक है ना। तो ये होगा। फिर ये वाला जो बड़े वाला Q है इसको भी प्लस मान लूँ, अगर बात की बात है, क्या आंसर आता है? ये भी इसको दूर धकेलेगा, और फिर ये वाला प्लस Q भी इसको दूर धकेलेगा। तो टोटल 4 मेरे पास इसके अंदर जो आवेश हैं वो 4 आवेश इसको दूर की ओर धक्का मारेंगे। ये वाला प्लस Q, ये वाला प्लस Q, ये वाला और ये वाला, है ना। यानी कि चारों के बल को जोड़ के मैं 0 कर दूंगा। ये देखिए, इसको अच्छे से हमें समझना है, ठीक है ना। डायग्राम को समझ लेना है बढ़िया से। देखिए 4 आवेश है मेरे पास बेटा। पहले देखिए ये आवेश, देखिए ये कहाँ पड़ा है? C पे पड़ा है। ये इसको इस तरफ धकेलेगा, देखिए मैंने एरो बना के दिखा हुआ है। ये इसको इस तरफ देखेगा, आप एरो को ध्यान से देख लीजिए डायग्राम में, ये जो एरो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये F1 बल लगाएगा इसके ऊपर दूर की ओर। अब बल क्या होता है? K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो K Q1 भी कितना है? Q बटे आर। आर कितना है? अब देखिए ये पूरा
दोनों के बीच की दूरी कितनी है a, तो a स्क्वायर हो गया यानी कि के क्यू स्क्वायर बटे a स्क्वायर। ठीक है, ये पहला बल आ गया बेटा, ये कौन सा बल आ गया, पहला बल आ गया F1। अब देखिए ये वाला प्लस क्यू, ठीक है, और ये वाला प्लस क्यू, ये भी दोनों सेम दूरी पर हैं, सेम है Q1 Q2, समझ गए बात। तो इसका भी क्या आ जाएगा, इसका क्योंकि इधर धकेलेगा ये, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई F2 के क्यू क्यू बटे a स्क्वायर, यानी कि सेम वैल्यू आ गई के क्यू स्क्वायर बटे a स्क्वायर, जो इसकी है इसकी भी के क्यू स्क्वायर बटे a स्क्वायर, क्योंकि दूरी a है तो r स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, आवेश Q1 Q2 क्यू क्यू हो गया, के क्यू क्यू बटे a स्क्वायर आ गया, सेम आ गया ना आंसर। पहले दो निकाले हैं, अभी दो बाकी पड़े हैं, मैं अभी समझाता हूँ। अभी ये दो आ गई, एक तो ये आ गया इसकी वजह से, एक ये आ गया इसकी वजह से, दोनों सेम है। अब रह गया ये और ये, इसकी वजह से इस तरफ और इसकी वजह से इस तरफ। लेकिन उससे पहले ये जो दो आए हैं इन दोनों का हम परिणामी निकालेंगे जो बिल्कुल बीच में आएगा, और उसका नाम क्या दे देंगे, F। देखिए ये F3 किसकी वजह से है, इसकी वजह से, कैपिटल Q की वजह से। ये F4 किसकी वजह से, छोटे Q की वजह से जो B पे रखा है। लेकिन ये कैपिटल F क्या है, इन दोनों का परिणामी है। अब देखिए दो सदिश आपने पढ़े हैं, देखिए दो सदिशों के बीच का परिणामी निकालते हो तो क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस, यानी कि अगर दो सदिश P और Q है तो परिणामी क्या होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो यहाँ क्या है, PQ की जगह F1 F2, तो क्या हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा उनके बीच का कोण होता है जो यहाँ 90 डिग्री है, तो कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है बेटा, कॉस 90 जीरो हो जाता है। तो कितना रह जाएगा, इतना ही रह जाएगा, F1 की स्क्वायर प्लस F2 की स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, ये तो ज़ीरो हो गया। और F1 F2 कितने हैं, अभी हमने कैलकुलेट किया, दोनों कितने हैं, दोनों के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की स्क्वायर। ये कितने हो जाएंगे, दो, यानी कि दो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक और एक दो हो गए। उसका अंडर रूट है, अब देखिए अंडर रूट दो तो क्या रहेगा, अंडर रूट दो तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगी, ये बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट दो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इसका परिणामी आ गया, जो बिल्कुल इनके क्या होगा, बिल्कुल इनके क्या होगा, बीच में होगा। समझ गए बेटा, तो दो बलों का परिणामी आ गया जो आपको यहाँ क्लियर हो गया। इसकी वजह से और इसकी वजह से जो बल लग रहा है, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, उन दोनों का परिणामी इसके बीच में आ गया, जिसको मैंने यहाँ देखो राउंड किया है, F से लिखा है। अब बात करते हैं F3 की। F3 किसकी वजह से, इस कैपिटल Q की वजह से। तो क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखिए के Q1 Q2 मतलब के कैपिटल Q स्मॉल q, के कैपिटल Q स्मॉल q बटे ए पी स्क्वायर, क्योंकि दूरी होती है इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है बेटा, ए पी है ना, तो ए पी स्क्वायर। अब ए पी निकालना है तो निकल गया, ये त्रिभुज देखिए ए पी तो आराम से निकल गया, ये त्रिभुज ए पी क्या है, कर्ण, तो क्या आएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि आपको सीधी सी बात यहाँ पे मिल गई कि ए एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ये कितना है, ए बटे दो, यानी कि ए बटे दो की स्क्वायर प्लस ये मैंने पहले बताया था ए बटे दो की स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, है ना, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे चार प्लस ए स्क्वायर बटे चार, है ना, तो ये हो जाएगा दो ए स्क्वायर बटे चार, यानी कि ए स्क्वायर बटे दो का अंडर रूट, तो क्या आ गया, ए बटे अंडर रूट दो। ठीक है, ए बटे अंडर रूट दो। तो ए पी की वैल्यू रख देंगे, ए बटे अंडर रूट दो, ईजिली हो जाएगा। अब देखिए इसकी वजह से यहाँ से बल लगेगा इतनी दूर, तो दूरी क्या हो जाएगी फिर, अब दूरी हो जाएगी ये बी पी, और आपको पता है ए पी की दुगुनी है ये, और ए पी निकला है ए बटे अंडर रूट दो, उसका कर दो डबल, अंडर रूट दो से अंडर रूट दो कटेगा तो ऊपर अंडर रूट दो बचेगा, अंडर रूट दो ए बचेगी ये दूरी जो बी पी है कितनी बचेगी, ये दूरी बचेगी अंडर रूट दो ए, क्योंकि ये दूरी कितनी थी, ए बाई अंडर रूट दो। और वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ये देखो बी सी पी त्रिभुज, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट आएगी, ये कर्ण है ना, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्या आ जाएगा, अंडर रूट दो ए, ठीक है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट दो ए। इसका मतलब अब ये तीनों बल एक लाइन में है, तो तीनों का जोड़ क्या होना चाहिए बेटा, ज़ीरो होना चाहिए, है ना, तो तीनों का जोड़ मैं ज़ीरो कर देता हूँ, एफ का, F3 का और F4 का, और ये है F3 F4 और F तीनों लिख दिए। अब देखिए ए पी की वैल्यू क्या है, ए बाई अंडर रूट टू हमने ये निकाली है, और बी पी की वैल्यू अंडर रूट टू ए, ये भी हमने दोनों त्रिभुजों से निकाली है, ठीक है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है,
कोई भी क्वेश्चन आए आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है, 2 बातें जो है दिमाग में बिठा लीजिए कि हमें 2 काम करने हैं, उनके बीच की दूरी निकाल लेनी है। देखिए बीच की दूरी, अब इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, दोनों छोटा क्यू है, तो छोटा क्यू के बटे उनके बीच की दूरी बी पी की स्क्वायर। और दूरी कैसे निकलेगी, ये कर्ण है और त्रिभुज कौन सा लेंगे, काफ़ी आसानी से दिख रहा है, यहाँ त्रिभुज लेंगे बी सी पी त्रिभुज है ना, तो इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर बराबर इसकी स्क्वायर, इसका अंडर रूट होता है ना, उससे निकल जाएगा। ठीक है, और सेकंड चीज़ में ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो उससे ये निकल जाएगा। ठीक है, ईजीली पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, इसकी ए पी की वैल्यू रख दी ए बटे अंडर रूट 2, बी पी की वैल्यू रख दी अंडर रूट 2a। अब ये वाला 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 के क्यू बटे ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ नीचे ही रहेगा। कॉमन देखिए क्या आएगा, और ये ऐसे ही पड़ा है, कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से, काफ़ी इजीली दिख रहा है कि के क्यू बटे ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। के क्यू बटे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 2q, यहाँ बचेगा क्यू बटे 2, यहाँ बचेगा अंडर रूट 2q। अब देखिए ये चीज़ तो 0 के नीचे चली गई, ख़त्म हो गई है ना, तो ये ख़त्म होगी तो क्या बच गया अपने पास इतना बच गया। यहाँ से q की वैल्यू 2q क्या आ गया, इसको उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा ये, और फिर 2 का नीचे डिवाइड कर दो, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी -q/4 1 + 2√2। ठीक है इस तरीके से आपके पास देखिए बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर ना समझ आए फिर भी डाउट हो कहीं तो फिर पूछ लेना, कोई इसमें वो नहीं है प्रॉब्लम वाली बात। आप लोग बस पढ़ाई करो और मेहनत करो। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रहा है लिंक, आप वहाँ पे जाके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करके कोई भी काम हो, कोई भी बात, कोई भी डाउट हो, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए अब शुरू करते हैं हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। इसमें जो टर्म आ रही है ना क्षेत्र, सबसे पहले हमें उस टर्म को क्लियर करना है। देखिए क्षेत्र का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं कि ये तो एरिया उस बंदे का है जी, यानी कि इस एरिया में तो उस बंदे की बोलचाल बहुत है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि विद्युत की बात हो रही है तो यहाँ पे बात किसकी होगी बेटा, आवेशों की बात होगी। तो यहाँ पे केवल इतनी ही बात समझनी है, यहाँ हम बात करेंगे कि ये आवेश अपना इतना एरिया मान के बैठा है, इस आवेश का एरिया इतना है, इस एरिया में जो भी आएगा ये उसकी मर्जी है, उसको मित्र बनाना है कि शत्रु बनाना है। अब आपको देखो मैं सिंपल बताता हूँ, ये कोई +q आवेश है, मान लीजिए +q आवेश का कुछ एरिया होगा चारों ओर, कुछ क्षेत्र होगा, उसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जब कोई दूसरा आएगा, अब दूसरा अगर तो प्लस आ रहा है, आने की कोशिश कर रहा है तो नहीं आने देगा, क्योंकि प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण, तो ये प्लस इसको दूर धकेलेगा। ठीक है ना, अगर इसमें माइनस आ रहा है तो माइनस को ये क्या करेगा, आने देगा, अपना बेली बना देगा, -q को तो अपना फ्रेंड बना लेगा, लेकिन +q को अपना शत्रु समझता है, दूर धकेलेगा। समान आवेश क्या करते हैं, सेम चार्जेस अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा लेकिन ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। आकर्षण यानी कि +q के चारों ओर कुछ एरिया बन गया जिसके अंदर दूसरा जो चार्ज आएगा उसमें वो बल का अनुभव करेगा, और इसी तरीके से -q है, उसमें भी कोई ऐसा एरिया बन जाएगा जिसमें दूसरा आवेश क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा, है ना। तो ये आपके पास क्या है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। काफ़ी आसान है ये ना। अब देखिए यहाँ पे ना एक टर्म आएगी जो आपको याद रखनी है, परीक्षण आवेश। अगले जो पॉइंट आ रही है देखो, एक परीक्षण आवेश आ रहा है, उसको समझते हैं। इतना याद रखो, परीक्षण आवेश की जब मैं बात करता हूँ, पहले समझा दूँ, परीक्षण आवेश एक वो आवेश होता है ना, टेस्ट चार्ज कहते हैं इंग्लिश में। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसका दूसरे आवेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब वो नगण्य सा होता है, केवल दिशा बताने के लिए लिया जाता है, और हमेशा धनात्मक लिया जाता है, हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जिसकी उपस्थिति अन्य आवेशों को प्रभावित नहीं करती। बाकी सारे आवेशों का तो कुछ क्षेत्र होता है, इसका कुछ क्षेत्र नहीं होता, मतलब ये किसी पे कोई प्रभाव नहीं डालता। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, प्रभावित नहीं करती और हमेशा धनात्मक होता है। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई +q आवेश है
तो उसके निकट जब परीक्षण आवेश लाओगे तो आपको पता है प्लस क्यू ही लेके, क्योंकि ये पॉजिटिव ही होता है, तो ये इसको क्या करेगा, दूर धकेलेगा, है ना। और इसकी दिशा जो होती है ना, इस परीक्षण आवेश के गति करने की दिशा, जिस दिशा में ये टेस्ट चार्ज ये परीक्षण आवेश जिस दिशा में गति करता है, उसी दिशा में, बात समझने की कोशिश करना, जिस दिशा में ये टेस्ट चार्ज ये परीक्षण आवेश गति करता है, उसी दिशा में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होती है जो हम पढ़ने वाले हैं अब। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी, ई से लिखते हैं इसको, सदिश राशि है, ई के ऊपर सदिश लगा दिए, इसलिए इसकी दिशा क्या होती है, जिस तरफ परीक्षण आवेश गति करता है वही होती है। अब देखिए, परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस क्यू आवेश तो इस प्लस क्यू जीरो परीक्षण आवेश को दूर धकेलेगा, तो प्लस क्यू आवेश के लिए क्या हो जाएगी, प्लस क्यू आवेश के लिए विद्युत की दिशा क्या हो जाएगी, ये देखिए बाहर की ओर, ई की दिशा, क्योंकि वही बल होगा, क्योंकि ये इस पे बल किस तरफ लगाएगा, बाहर की ओर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा में ही होती है। अगर ये माइनस का आवेश है तो ये इसको पास खींचेगा प्लस को, तो इसलिए इस पर क्या लगेगी, अंदर की ओर, है ना। तो माइनस के लिए अंदर की ओर, प्लस के लिए बाहर की ओर, वही दिशा बल की होती है, बल की दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है। ये आपको फॉर्मूले से पता चल रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, F/Q0 होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर F/Q0, यानी कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एकांक जब कहीं कोई चीज़ आ जाए ना, तो उसका मतलब होता है बटे में, है ना। क्योंकि आप Q0 को 1 कूलाम ले लो बेटा, Q0 को 1 कूलाम ले लोगे तो अपने आप E बराबर F हो जाएगा ना। तो इसका मतलब बल ही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे लगता है, जो 1 कूलाम पे। तो 1 कूलाम को मैंने भाषा में लिख दिया, एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है ना, Q0 परीक्षण आवेश है, ये एक सदिश राशि है, आपको पता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। देखो मात्रक कैसे बनाओगे, F का मात्रक न्यूटन, इसका कूलाम, तो क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, है ना। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। फिर इसकी दिशा बल की दिशा में होती है, पता चल गया आपको। अब F बराबर क्यू ई हो जाएगा, क्योंकि E बराबर क्या था, F/Q0 था। तो अब क्या कीजिए, काफ़ी आसानी से Q0 को इससे गुणा कर दीजिए, तो F बराबर क्या आ जाएगा, Q0E। कभी भी विद्युत बल पूछा जाए तो आप हमेशा यही लिखोगे, F बराबर QE, ठीक है। ये भी हो गया। धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है, क्योंकि ये परीक्षण आवेश को दूर धकेलेगा, ये परीक्षण आवेश को पास खींचेगा, और ऋण आवेश के लिए अंदर की ओर होती है, ठीक है ना। उसके बाद बीमा देखिए, बल बटे आवेश होता है। उसके बाद बल जो होता है, आपको पता है, बल का बीमा निकालते हो, बल की बीमा क्या होती है बेटा, आपको पता है M1L1T-2, तो बल की बीमा वो लिख दी, बटे में आवेश की बीमा आ जाएगी T1A1, क्योंकि Q बराबर IT होता है, आपको पता है ना। Q बराबर IT होता है ना, क्योंकि I बराबर Q/T होता है, तो Q बराबर IT होता है, ठीक है। तो उससे आ जाएगा, तो क्या आ गया, इसकी बीमा क्या आ गई, देखो T जो है, T, ये T ऊपर जाएगा, T की पावर -2 पहले ही है, और एक और बढ़ गई, -3 हो गई, और A की वैल्यू ऊपर जाके -1, और M1L1 पढ़ाई है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, बल की बीमा लिखी, आवेश की बीमा लिखी, और ये अपने पास किसकी बीमा आ गई, ई की बीमा आ गई। इस तरीके से आप इसकी बीमा निकाल सकते हो, ठीक है ना, काफ़ी आसान है। और ये ध्यान रखना, न्यूटन पर कूलाम वाली जो बात हमने बताई है ना कि जो बल जो होता है वो क्यू ई के बराबर आ जाता है। इसका मतलब दोनों समांतर है, जिधर बल लगता है उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। अब आती है विद्युत बल रेखाएं। देखिए, हमने आपको एक बात बताई कि जिस तरफ परीक्षण आवेश गति करेगा उसी तरफ विद्युत क्षेत्र लगेगा, उसी तरफ बल लगेगा। यानी कि प्लस क्यू के लिए ये बाहर की ओर होगा, ये देखो लाइनें बाहर की ओर, माइनस क्यू के लिए अंदर, देखो लाइनें अंदर की ओर बनाई हुई है, अंदर की ओर। इसका मतलब विद्युत बल रेखा क्या होती है, परीक्षण आवेश जिस दिशा में और जिस पथ पर गति करता है वही होती है। अब प्लस क्यू के लिए परीक्षण आवेश बाहर की ओर गति करेगा, माइनस क्यू के लिए अंदर की ओर गति करेगा, इसलिए प्लस क्यू के लिए विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, माइनस क्यू के लिए विद्युत बल रेखाएं बेटा अंदर की ओर होती हैं। इजीली यहाँ से समझ आ गया ना, वही देखो बनाया हुआ है यहाँ पे, प्लस से बाहर की ओर निकल रही हैं, माइनस के अंदर घुस रही हैं, इसलिए जब प्लस और माइनस को पास पास रखेंगे तो प्लस से माइनस में एंटर कर जाएंगी, प्लस से माइनस में एंटर कर जाएंगी, प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में एंटर कर, माइनस के अंदर घुसेंगी, प्लस के बाहर निकलेंगी।
तो प्लस से माइनस में देखिए ये बन जाएगा बंद का वक्र। अब अगर क्वेश्चन पूछे कोई बच्चा सर दोनों प्लस हो तो क्या होगा, तो बहुत आसान है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है या दोनों माइनस है, तो अब ये इसके पास तो जाएगी लेकिन वापस मुड़ आएगी, पास जाएगी वापस मुड़ आएगी, ऑब्वियस सी बात है, पास तो जाएगी वापस मुड़ आएगी, पास जाएगी। इसी तरीके से ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे ना, ये तो ये प्रतिकर्षण लगेगा इस केस में बाहर, क्योंकि प्लस से बाहर ही निकलती है तो बाहर ही निकलेंगी, देखो ठीक है। इसी तरीके से अगर एक माइनस क्यू है और दूसरा भी माइनस क्यू है तो ये विद्युत बल रेखा अंदर आएगी, लेकिन अंदर तो आएगी लेकिन ये भी इसी तरीके से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती मुड़ जाएंगी, ठीक है। समझ आ गई बात। वही लिखा है, परीक्षण आवेश जिस दिशा में गति करता है, धनावेश के लिए बाहर की ओर, ऋणावेश के लिए अंदर की ओर होती है। काफ़ी इजी है, ठीक है। कुछ विशेषताएं हैं इसकी, और इसके अंदर जो विशेषताएं पढ़ रहे हैं इसमें कुछ विशेषताएं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखते हैं 3 नंबर पॉइंट इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी तो नहीं, 3 नंबर पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी जो भी बोर्ड एग्ज़ाम है, CBSE बोर्ड हो, RBSE बोर्ड हो, उसके अंदर मैं आपको बता दूं, राजस्थान बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो सेंटर का, उसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 3 नंबर है ना, तो भी बात करते हैं विशेषताएं क्या है। देखो पहली विशेषता तो ये है कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये कोई विद्युत बल रेखा है मैंने जो बना दी, ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए आपको ये पॉइंट दे दिया P, इस P पॉइंट पे स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी ना, स्पर्श रेखा की अब दिशा बन गई है, ये दिशा विद्युत क्षेत्र की ही दिशा है, E की, उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। समझ आ गई बात। जैसे मान लीजिए ये है विद्युत रेखा, बना दी मैंने अपनी मर्जी से, ये ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर दी समझाने के लिए। ये विद्युत बल रेखा, मान लीजिए ये विद्युत बल रेखा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ध्यान देना, ये कोई पॉइंट है बेटा, यहाँ पर P पॉइंट, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए, तो आप क्या करोगे, सिंपल ही काम करना है, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देनी है। मैं ब्लैक से खींच दी, स्पर्श रेखा खींच दी और तीर लगा दिया, ये E वेक्टर की दिशा है। और यही दिशा क्या होती है, बल की, F की दिशा भी यही है, क्योंकि F बराबर QE, F बराबर QE, F और E क्या है, समानुपाती होते हैं ना, ये आ जाएगा, वही लिखा हुआ है। फिर दूसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं धन से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। अभी बात की हमने, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगी, पॉजिटिव से क्या निकलेंगी बाहर, नेगेटिव के अंदर घुसेंगी, तो प्लस से माइनस की ओर चलती हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ये देखिए मैंने बनाया, ऐसे काट नहीं सकती, ऐसे काट नहीं सकती, ये मैंने काटा हुआ बनाया ना, काट नहीं सकती, मैंने ऐसे बना दिया, एक ये है विद्युत रेखा, दूसरी ये है, ऐसे नहीं होंगी, ये सारी समांतर ही होती हैं, ऐसे एक दूसरे समांतर समांतर समांतर, काटती नहीं एक दूसरे को, ठीक है ना, काटती नहीं है। फिर कह रहा हूँ, मान लीजिए काट गई तो क्या होगा, अब किस बिंदु पर काट रही है, ध्यान दो, इस बिंदु पर काट रही है, P बिंदु पर। अब दिशा कैसे देते हैं मैंने बताया, स्पर्श रेखा खींच के, तो स्पर्श रेखा खींचो, दो स्पर्श रेखाएं खींचनी पड़ेंगी, पहली तो इस पे खींचोगे, ये दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की एक, और फिर दूसरी इस पे खींचोगे, एक दिशा ये होगी। अब दो रेखाएं खींची हैं, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो हो गई। कैसा हो सकता है, एक आदमी एक ही समय पे दो दिशाओं में कैसे जाएगा, उसको फाड़ तो भले ही दो बीच में से, तो दो दिशाओं में चला जाए। अब दो दिशाओं में एक आदमी कभी नहीं जा सकता, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। ये लिखा है ना, एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत जो P बिंदु है, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। दोबारा समझ लीजिए, ये एक विद्युत रेखा, ये दूसरी विद्युत रेखा, ये एक दूसरे को काट गई यहाँ पर, किस पॉइंट पे, P पे। अब देखिए ये ऐसा नहीं काट नहीं सकती कभी भी, लेकिन अगर मान ली जाए कि काट गई तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, पहली 1 नंबर वाली और 2 नंबर वाली, 1 नंबर वाली पे स्पर्श रेखा खींचोगे ऐसे बनेगा, 2 नंबर वाली पे खींचोगे ऐसे बनेगी। अब दोनों देखो अलग अलग दिशाएं होगी, दो दिशाएं कभी विद्युत ई सदिश की दो दिशाएं, ई सदिश की दो दिशाएं नहीं हो सकती, एक ही दिशा होती है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं काटती नहीं एक दूसरे को, हमेशा समांतर होती हैं या वक्राकार होती हैं या कैसे भी होती हैं, लेकिन काट नहीं सकती, ठीक है ना, कहीं भी। अगला, खुला वक्र बनाती हैं।
ये देखिए खुला वक्र बनाया ही हमने देखा। ये नेगेटिव के लिए मैंने बाहर की ओर बना दी, अंदर की ओर होती है ना नेगेटिव, ये अंदर की ओर बनानी है आपको, ठीक है, अंदर की ओर ही दिशा बनानी है इनकी। नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए ठीक है बाहर की ओर है, प्रतिकर्षण हो रहा है, मैंने बता दी ये तीनों चीज़ें। नेगेटिव के लिए अंदर की ओर होगी, ठीक है। अब देखिए ये खुला वक्र बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती, ठीक है। देखो खुले वक्र बना रही हैं। फिर अगली बात, ये लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास करती हैं, इसलिए समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास कर रही हैं, है ना, और यहाँ भी देखिए एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास कर रही हैं, इसीलिए ये क्या होती हैं, क्या होता है, समान आवेशों में सेम चार्जेस, यानी कि सेम जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जो यहाँ से क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो ये आपके पास आज का जो लेक्चर था उसमें हमने आपको क्लियर हो गई हैं सारी बातें। क्या पढ़ा है आपको पता चल गया है ना। हमने क्या पढ़ा है, विशेषताएं पढ़ी हैं इसकी, विद्युत बल रेखाएं पढ़ी हैं, विद्युत क्षेत्र पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी किया है, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछें। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, पिछले दोनों लेक्चर सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आई बटन पे क्लिक करोगे वहाँ से भी मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोज़ देखने के लिए, ठीक है। हम बीएससी की क्लासेस और 11वीं 12वीं की क्लासेस हमारी पैरेलल चल रही हैं, आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। और आप लोगों का हरदीप सर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग इसको रिवाइज़ कीजिए, लेक्चर को 2-3 बार सुनिए, बहुत अच्छे से इसको देखिए। चलो मैं एक बार और बता देता हूँ। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है, जिसमें जब दूसरा आवेश आता है, जिसमें जब कोई दूसरा आवेश आता है तो वो उसको प्रभावित करता है। प्लस क्यू है तो प्लस क्यू को, प्लस क्यू जब आएगा तो उसको दूर धकेलेगा, माइनस आएगा तो उसको अंदर खींचेगा। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं परीक्षण आवेश की, तो परीक्षण आवेश हमेशा प्लस का Q0 लेना है, तो प्लस क्यू इसको बाहर धकेलेगा, इसलिए प्लस क्यू के लिए रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, माइनस क्यू इसको अंदर खींचेगा, माइनस क्यू के लिए अंदर की ओर होती हैं। विद्युत क्षेत्र बल बटे आवेश होता है, एकांक आवेश पे लगने वाला बल होता है ना। इसलिए मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम, सदिश राशि है, दिशा बल की दिशा में होती है, बराबर क्यू ही हो गया, ठीक है ना। ये देखिए बाहर की ओर, अंदर की ओर। इसके बाद देखिए बल के लिए m1 L1 T-2, आवेश के लिए T1 A1, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे, अब देखो Q0 की दिशा में होती है ये, ठीक है ना। प्लस के लिए बाहर की ओर होती है, माइनस के लिए अंदर की ओर होती है, प्लस से निकलती है माइनस में एंटर करती है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होती है, प्लस से माइनस होती है, याद रखना, ठीक है ना। विद्युत धारा की दिशा भी प्लस से माइनस होती है, आगे पढ़ेंगे। विशेषताएं इसकी फिर यही आ गई, स्पर्श रेखा खींच के दिशा देते हैं। अब यहाँ कभी भी काट नहीं सकती एक दूसरे को, कि ऐसे ही है मान लो दो, अब जहाँ पर काट रही हैं जिस पॉइंट पे, अब जिस पॉइंट पे काट रही है उस पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा ये करिए, दो दिशाएं होगी, दो दिशाएं संभव नहीं हो सकती है ना, एक आदमी दो दिशाओं में कैसे जाएगा, ये हो जाता है। खुला वक्र बनाती हैं, फिर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, इसलिए दूर हटती हैं ना, यही लिखा हुआ है। तो ये आपके पास आज का पूरा लेक्चर है, इसके नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।